एमए उत्तरार्ध के भाषा विज्ञान के विद्यार्थियों, आपके तृतीय प्रश्न पत्र में भाषा विज्ञान का पेपर है और हम ई व्याख्यानों के माध्यम से उसका अध्ययन कर रहे हैं। आपको भाषा विज्ञान की परिभाषा, उसकी विशेषताओं, प्रकृति, उसके अभिलक्षण, उत्पत्ति के सिद्धांत आदि के बारे में बताया गया है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप उससे लाभान्वित हुए होंगे। आज के ई व्याख्यान का विषय है कि भाषा की विशेषताएं या भाषा की प्रकृति या प्रवृत्ति क्या होती है। भाषा संबंधी कुछ ऐसी विशेषताएं और प्रवृत्तियां होती हैं जो सभी भाषाओं में समान रूप से पाई जाती है, अर्थात भाषा मात्र में वो विद्यमान होती है। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी की विशेषता अंग्रेजी भाषा है तो उसकी कुछ अलग विशेषता होगी या हिंदी है तो कुछ अलग विशेषता होगी। यद्यपि भाषाओं के जो व्याकरणिक नियम होते हैं वो तो भाषा विशेष में होते हैं, लेकिन जो भाषा की प्रकृति है या विशेषता है वो भाषा मात्र में विद्यमान होती है। और आपको उन प्रवृत्तियों या विशेषताओं के बारे में चर्चा की जाएगी जिनका संबंध भाषा मात्र से ही है। तो भाषा की जो प्रथम प्रकृति है या विशेषता है वो ये है विद्यार्थियों कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। पैतृक संपत्ति अर्थात वो वंशानुगत प्राप्त नहीं होती है, पिता को पुत्र से प्राप्त नहीं होती है। कुछ लोगों का मानना होता है, विश्वास है कि भाषा पैतृक संपत्ति है और पिता की भाषा पुत्र को पैतृक संपत्ति के रूप में या विरासत के रूप में अनायास ही प्राप्त हो जाती है, किंतु ये बात सत्य नहीं है। उदाहरण देखिए, यदि किसी भारतीय बच्चे को उसको किसी भी हिंदुस्तानी भाषा से दूर रख कर के दूसरे देशों में रखा जाएगा, उसको अंग्रेजी, अमेरिकी, फ्रेंच, जर्मन या किसी भी वातावरण में जब से वो सुनना समझना सीखता है वहाँ रखा जाएगा, तो वो अपने पिता की भाषा अर्थात हिंदुस्तानी बोली या भाषा को नहीं समझेगा। वो उस देश विशेष की भाषा सीखेगा, समझेगा जहाँ की उसका पालन पोषण हो रहा है, जिसको कि वो सुन रहा है और समझ रहा है। तो ये है कि हिंदी या हिंदुस्तानी आदि वो बच्चा नहीं बोल पाएगा। वो फ्रेंच, जर्मन या अमेरिकी जिस भी भाषा में वो पाला जा रहा है, जिस परिवेश में पाला जा रहा है, वही उसकी अपनी भाषा होगी। यदि भाषा पैतृक संपत्ति होती तो भारतीय मूल का होने के कारण वो बालक या बच्चा कहीं भी रहता तो बिना प्रयास के ही हिंदी समझ और बोल लेता। वास्तव में यथार्थ है ऐसा नहीं होता। एक उदाहरण के द्वारा आपको ये बात और मैं बताती हूँ कि कई वर्ष पूर्व लखनऊ के अस्पताल में एक 12 वर्षीय बालक लाया गया जो मनुष्यों की तरह कुछ भी नहीं बोल पाता था। खोज करने पर पता चला कि कोई भेड़िया उस बालक को बहुत पहले उठा ले गया था और मनुष्यों के समाज से उस बालक का या मनुष्यों की भाषा से उसका कोई संपर्क नहीं हो पाया और वो भेड़ियों के साथ ही रहा। तो उसकी सभी आदतें भेड़ियों सी रही और उसके मुंह से निकलने वाली ध्वनि भी भेड़ियों से ही मिलती जुलती थी। अतः ये सिद्ध होता है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। यदि पैतृक संपत्ति होती तो वह बालक मनुष्यों की तरह बोल लेता, क्योंकि वो गूंगा नहीं था, तो वह भेड़ियों जैसी ही ध्वनि निकाल रहा था। भाषा की अगली विशेषता है कि भाषा अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति है अर्थात उसका अर्जन किया जाता है। अर्जन करना, प्राप्त करना, कमाना। ऊपर के जो दो उदाहरण मैंने बताए हैं उनसे आप समझ चुके होंगे कि मनुष्य अपने आसपास के वातावरण से, आसपास के समाज से ही मनुष्य भाषा सीखता है। भारतवर्ष में उत्पन्न शिशु फ्रांस में रह कर के फ्रेंच बोलने लगता है। यदि वो इंग्लैंड में रहेगा तो अंग्रेजी बोलने समझने लगेगा, क्योंकि उसके चहुं ओर का जो वातावरण है वो यही है। इसी प्रकार जो भेड़िए का साथी बालक था वह मनुष्यों के सामाजिक वातावरण के अभाव में मनुष्यों की भाषा नहीं सीख सका। वह भेड़ियों की सामान्य ध्वनियों का, कुछ ही ध्वनियों का वो अर्जन कर सका, प्राप्त कर सका। अतः यह स्पष्ट है कि वह आसपास के लोगों से भाषा का अर्जन किया जाता है। अर्जन करना, ग्रहण करना, कमाना, प्राप्त करना, सीखना। और स्पष्ट है कि ये पैतृक संपत्ति न होकर के अर्जित की जाती है।
अब अगली एक विशेषता है कि भाषा सामाजिक वस्तु है। भाषा की उत्पत्ति समाज में होती है, उसका विकास भी समाज में ही होता है। प्रजातंत्र की प्रसिद्ध परिभाषा के अनुसार चाहे तो भाषा के संबंध में ये भी कह सकते हैं कि भाषा समाज की है, समाज के लिए है, समाज द्वारा ही निर्मित है। और आरंभिक जो अब मातृभाषा शब्द सुनकर हमें ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि भाषा की उत्पत्ति माता से होती है या माता की कोई विशिष्ट भाषा होती है। ऐसा नहीं है। भाषा तो सीखी जाती है पूरे समाज से और सिखाता है पूरा समाज, लेकिन उसका प्रारंभ माता से ही होता है। आरंभिक पाठ है वो माता ही पढ़ाती है, क्योंकि जन्म के बाद से जितना सीधा निकट संबंध बालक का माता से होता है उतना समाज के अन्य प्राणियों से नहीं होता। वस्तुतः भाषा जैसी सामाजिक वस्तु को शिशु तक पहुंचाने का काम या तो शिशु को भाषा से परिचित कराने का काम पहले पहले माता करती है। इसीलिए उसके ऋण या आभार को भी स्वीकार करने के लिए मातृभाषा शब्द का प्रयोग किया गया है। किंतु जिस भाषा को वह सिखाती है वह समाज की ही संपत्ति है। भाषा निजी संपत्ति नहीं है, क्योंकि माता ने भी उस भाषा को समाज से ही प्राप्त किया है। समाज को छोड़ करके भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। समाज ही उस भाषा का भौतिक आधार होता है। भाषा की अगली विशेषता है कि भाषा एक परंपरा है। व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। भाषा एक अविच्छिन्न लंबी दीर्घ प्रक्रिया के द्वारा एक अनवरत चलने वाली ही प्रक्रिया से निर्मित होती है। भाषा एक क्षण या अल्प समय में न तो गढ़ी जा सकती है, न निर्मित की जा सकती है, न तुरंत ही उत्पन्न की जा सकती है। भाषा परंपरा से चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। व्यक्ति उसका अर्जन परंपरा और समाज में रह करके ही करता है। एक व्यक्ति उसमें परिवर्तन आदि तो कर सकता है, लेकिन उसमें उत्पन्न नहीं कर सकता। यदि कोई उसका जनक और जननी है तो समाज और परंपरा ही है। भाषा को एक व्यक्ति विशेष जन्म नहीं कर सकता, जन्म नहीं दे सकता, गढ़ नहीं सकता, उसको निर्मित नहीं कर सकता है। क्योंकि जैसे हम अपने भाषाओं का इतिहास देखते हैं, संस्कृत है, वो एक समय में किसी ने बैठ करके निर्मित नहीं की है। धीरे धीरे भाषाएं बनती हैं और उनके बनने की प्रक्रियाएं दीर्घ होती हैं, वर्षों वर्षों तक की होती है, कभी कभी तो शताब्दियां भी लग जाती हैं। भाषा का अर्जन अनुकरण के द्वारा होता है। भाषा की अगली प्रकृति है कि वो अनुकरण से प्राप्त की जाती है। एक समाज सापेक्ष में जो व्यक्ति रहता है, मैं आपको बता चुकी हूँ, समाज सापेक्ष अर्थात कोई तमिल है तो तमिल भाषा सीखेगा, कोई अंग्रेज है तो अंग्रेजी भाषा। लेकिन यदि उसी तमिल या अंग्रेजी मूल के व्यक्ति को किसी अन्य परिवेश में, अन्य राष्ट्र में रख दिया जाएगा तो वहाँ का अनुकरण करके वहीं की भाषा विशेष को सीख लेगा। तो तात्पर्य यह है कि भाषा को हम अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। शिशु के समक्ष माँ दूध शब्द कहती है, वह सुनता है, धीरे धीरे स्वयं कहने का प्रयास करता है। प्रसिद्ध दार्शनिक, यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने शब्दों में जो अनुकरण है वो मनुष्य का सबसे बड़ा गुण माना था और भाषा के सीखने में वो अपने इसी गुण का उपयोग करता है। भाषा की अगली विशेषता है कि वो चिर परिवर्तनशील है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और भाषा में भी परिवर्तन होता है। हमारी भाषा की परंपरा देखें तो पहले वैदिक भाषा थी, फिर संस्कृत और फिर प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि भाषाओं का इतिहास आता है। तो हम देखते हैं कि भाषा स्थिर नहीं रहती, एक नहीं रहती, उनमें परिवर्तन आता जाता है, लेकिन वो परिवर्तन की प्रक्रिया कदाचित धीमी होती है। यथार्थ है भाषा के केवल मौखिक भाषा को ही कहना चाहिए। उसका जो लिखित रूप है उसी मौखिक स्वरूप पर आधारित होता है और उसके पीछे पीछे चलता रहता है। ये मौखिक भाषा स्वयं अनुकरण पर आधारित है, अतः दो आदमियों की भाषा बिल्कुल एक सी नहीं होगी। अनुकरण प्रिय प्राणी होने के कारण मनुष्य अनुकरण तो करता है, लेकिन वो पूर्ण नहीं होता, उसमें वो पूर्ण नहीं होता है, उसमें कोई कमी रह जाती है या वो अपनी तरफ से कुछ जोड़ लेता है और उस अनुकरण के
अनुकरण कई बातों पर भी आधारित होता है, इसलिए भाषा में परिवर्तन आ जाता है। यथा शारीरिक, भौतिक, मानसिक परिवर्तन के पीछे यही कारण कार्य करते हैं। जो अनुकरण करता होता है उसकी शारीरिक और मानसिक परिस्थिति सर्वदा एक सी नहीं रहती है, जैसी कि श्रोता की या सुनने वाले की होती है। तो अनुकरण जब किया जाता है तो वो पूर्ण का पूर्ण नहीं रहता और कुछ न कुछ परिवर्तन उसमें उपस्थित हो जाता है। और ये जो बाहरी परिवर्तन होते हैं वो भाषा को प्रतिपल उनमें परिवर्तन लाते रहते हैं। भाषा की अगली विशेषता है विद्यार्थियों कि इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। आपको बताया गया कि भाषा परिवर्तनशील है, निरंतर विकसित होती रहती है, चलती रहती है, प्रक्रिया अवश्य धीमी है, इसलिए उसका कोई अंतिम शाश्वत सत्य स्वरूप नहीं है। जो वस्तु बन बना करके पूर्ण हो जाती है उसका एक अंतिम स्वरूप हो जाता है, पर यह बात भाषा पर लागू नहीं होती है। वे कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती, अर्थात यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक भाषा का अमुक स्वरूप अंतिम है। यहाँ तक यह भी ध्यान रखना आवश्यक होता है कि भाषा से अर्थ हमारा ये है जीवित भाषा से ही है, मृत भाषा नहीं। जो भाषाएं मृत हो गई हैं अर्थात उनका तो एक अंतिम स्वरूप होगा ही सही, लेकिन जो जीवित भाषाएं हैं, जो चल रही हैं, जो समाज विशेष में बोली जा रही हैं, उनका अंतिम स्वरूप नहीं होता है। ये बात इन पे सत्य नहीं है। अर्थात पूर्णता और स्थिरता भाषा के लिए मृत्यु है, और मृत्यु ही स्थिरता या पूर्णता है। तो भाषा अभी आज हम अपनी हिंदी के संदर्भ में भी देखें तो कई सारी तकनीकी शब्दावलियों को उन्होंने ग्रहण कर लिया है, गढ़ लिया है या अनुदित कर लिया है। अर्थात भाषा की शब्दावली या भाषा अपने आप में अंतिम नहीं है, वो आवश्यकता अनुसार चलती रहती है, गढ़ती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। भाषा की एक अगली विशेषता में हम कह सकते हैं कि एक भौगोलिक सीमा भी होती है। भौगोलिक सीमा अर्थात भाषा अपने एक निश्चित दायरे में बोली जाती है और उसके बाद वो परिवर्तित हो जाती है। हमारे देश में हिंदी प्रमुखता से बोली जाती है, लेकिन हमारा देश बहुत विशाल है और इसमें अनेकों बोलियां, भाषाएं, उपभाषाएं, विभाषाएं बोली जाती हैं। तो वो प्रांत विशेष पे या क्षेत्र विशेष पे निर्भर करती है। तमिलनाडु में चले जाएंगे, केरला में चले जाएंगे, अर्थात जहाँ का भौगोलिक वातावरण है उनके अनुसार वो वास्तविक क्षेत्र होता है, वहीं पर वो भाषा विशेष बोली जाती है और सीमा से बाहर अन्य भिन्न भाषा की सीमा प्रारंभ हो जाती है। यथा आंध्रा है तो कन्नड़ बोली जाएगी, केरला में आ जाएंगे तो मलयालम बोली जाएगी, हम राजस्थान में आ जाएंगे तो हिंदी और राजस्थानी का प्रभाव दिखेगा, और अन्य राष्ट्र में चले जाएंगे तो उस राष्ट्र विशेष की भौगोलिक सीमा में वह बोली या भाषा बोली जाएगी। अर्थात भाषा की एक निश्चित भौगोलिक सीमा होती है जहाँ उसके प्रयोक्ता निवास करते हैं, जो समझते हैं और प्रयोग करते हैं। भाषा की अगली विशेषता है कि इसकी एक ऐतिहासिक सीमा भी होती है। भौगोलिक सीमा की तरह ऐतिहासिक सीमा भी, अर्थात प्रत्येक भाषा इतिहास में के एक निश्चित काल से प्रारंभ होकर के इतिहास के निश्चित काल तक व्यवहार में आती है, और वह भाषा अपने काल की पूर्ववर्ती और पूर्ववर्ती भाषाओं से भिन्न होती है। उदाहरण के लिए प्राकृत भाषा का काल ईसवी से पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक का माना जाता है। इसी कड़ी में उसके पूर्व पाली भाषा थी, फिर अपभ्रंश। ये दोनों भाषाएं पाली और अपभ्रंश प्राकृत से भिन्न है, अर्थात इनकी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो भाषाओं के बोलने की जो अवधि है वो एक ऐतिहासिक दायरे में रहती है कि किसी भाषा का बोलने का युग है या प्रयोग में लाने का युग है वो कितना रहा, और वो अपनी पूर्ववर्ती भाषा से किस भांति भिन्न होकर के नवीनता ग्रहण करती है और एक नई भाषा बन जाती है। हम ये अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, हिंदी आदि इनके संदर्भ में देख सकते हैं। भाषा की विशेषता है कि स्वभावतः वो कठिनता से सरलता की ओर जाती है। सभी भाषाओं के इतिहास से ये स्पष्ट हो जाता है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है, और उसके लिए सीधा सा तर्क हमारे ये पास है कि मनुष्य का ये जन्मजात स्वभाव है कि वह कम से कम परिश्रम में अधिक से अधिक परिणाम चाहता है या लाभ उठाना चाहता है, और इसी कम प्रयास के कारण ही है या मुख सुख अर्थात जो बोलने की सुविधा होती है उसमें ही वह क्या कर देता है, सत्येंद्र को
सत्येंद्र को सतेंद्र बोल देता है, फिर सतेन कहने लगता है और एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि वह केवल सती कहकर ही काम चलाना चाहता है। यह उदाहरण ध्वनि से संबंधित है और व्याकरण में भी यही बात कही जाती है। तो पुरानी जो भाषाएं हैं, संस्कृत, ग्रीक आदि में ऐसे रूपों और अपवादों की बहुत अधिक बाहुल्य है, बहुलता है, किंतु आधुनिक भाषाओं में ऐसे रूप अवश्य कम हो गए हैं। और भाषा की जो धारा है वो स्वभावतः ऊंचाई से, कठिनाई से सरलता की ओर जाती है और इसका आधार है इसका मनुष्य की प्रकृति कि वो सरलता की ओर बढ़ता है, कठिन की ओर नहीं बढ़ता। ये प्रवृत्ति अधिक कार्य करती है। भाषा की एक और विशेषताओं में विद्यार्थियों ये है कि भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर और अप्रोढ़ता से प्रौढ़ता की ओर बढ़ती है। अप्रोढ़ और प्रौढ़ अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ती है और सूक्ष्मता उसमें आती जाती है। भाषा की उत्पत्ति पर विचार करते समय आपको बताया गया था कि आरंभ में भाषा स्थूल थी। कुछ शब्द थे, कुछ संकेत थे, सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति के लिए या भावों की, मनोभावों की गहराई के लिए अपेक्षित शब्दावली या सूक्ष्मता उसमें विद्यमान नहीं थी। उनको धीरे धीरे प्राप्त किया गया। इसी प्रकार दिन पर दिन भाषा का विकास होता रहता है, उसकी अभिव्यक्ति क्षमता समृद्ध होती जाती है और वह अप्रोढ़ से प्रौढ़ की ओर और प्रौढ़ से प्रौढ़तर की ओर विकास करती रहती है। जैसे संस्कृत की तुलना में आज भी हिंदी को सूक्ष्म और प्रौढ़ नहीं कह सकते, क्योंकि उन अनेक शब्दों में प्रयुक्त होकर भी हिंदी अभी तक इतनी विकसित नहीं हुई जितनी कि हजारों वर्ष पूर्व संस्कृत हो चुकी थी। भाषा की एक अगली विशेषता में है विद्यार्थियों की संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर बढ़ती है। लोगों का विचार था पहले कि भाषा वियोग से संयोग की ओर जाती है। कुछ लोगों का अभी भी यह मत रहा है कि बारी बारी से भाषाओं की जिंदगी में ये दोनों स्थितियां उत्पन्न होती है। संयोग और वियोग से तात्पर्य यह है कि जैसे संस्कृत है वो संयोगात्मक भाषा थी, उसके जो कारक रूप थे वो शब्द के साथ ही निहित होते थे। जैसे गच्छति कहा जाता है संस्कृत में, राम है गच्छति, इसका अर्थ है राम जाता है। अब यहाँ गच्छति में जाता है, ये जो गच्छ धातु है, गम धातु है, उसी के रूप बने हुए हैं, कारक चिन्ह पृथक से नहीं होते और इसी में संयुक्त है, इसलिए संस्कृत संयोगात्मक भाषा है। यदि हम इसी को हिंदी में कहेंगे तो वो अलग स्थिति बनती है, राम जाता है। यहाँ पर संस्कृत में केवल गच्छति कह देने से जाता है का काम चल जाता है, लेकिन हिंदी में वियुक्त रूप का प्रयोग करना पड़ता है, जाता है। जाना क्रिया और है अलग से प्रयुक्त होता है। तो भाषा की संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर बढ़ती है, इसका ये तात्पर्य। अर्थात जहाँ कारक रूप अलग से प्रयोग में आते हैं वहाँ भाषा की वियोगात्मकता हो जाती है। और हर भाषा का एक अपना स्पष्ट या अस्पष्ट मानक रूप भी होता है। तो ये भाषा की विशेषताएं हैं जिनको आप भली भांति समझ सकेंगे। सरल है विषय, कोई अधिक कठिन नहीं है। और भाषा के अभिलक्षण और प्रकृति आप दोनों को मिला करके पूरा एक प्रश्न भी तैयार कर सकते हैं। भाषा के अभिलक्षणों से भी आपका परिचय करवाया जा चुका है। तो संक्षेप में एक बार मैं पुनः दोहराती हूँ कि भाषा की विशेषताएं क्या है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, अर्जित की जाती है, सामाजिक वस्तु है, ये परंपरा से अर्जित की जाती है और चिर परिवर्तनशील भी है। भाषा की अपनी भौगोलिक और ऐतिहासिक सीमाएं होती हैं। ये संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर बढ़ती है, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ती है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर भाषा का स्पष्ट सा या अस्पष्ट एक मानक या स्टैंडर्ड रूप भी होता है। धन्यवाद।